नमस्कार दोस्तों। क्या आपके दिल में भी ये ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कभी कि दिल तो कहता है कि मैं ये करूं और वो भी करूं, लेकिन मेरे पास में सपोर्ट नहीं है और इस लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा स्कूल का बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं था, या फिर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं की। अब मैं क्या करूं? बाकी सब लोग के पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास में आई एम मिसिंग। मेरे पास में तो है ही नहीं। तो चलो छोड़ देते हैं अपने दिल की ख्वाहिशों को, ड्रीम्स को आप ऐसे ही छोड़ देते हो फिर? अगर ऐसे ही सवाल आते हैं तो आज मैं आपकी मुलाकात सौरभ वर्तक से करवाने जा रहा हूँ। सौरभ वर्तक, जी हाँ, पूना में है और देश विदेशों में 300 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं इनके, और ये बांसुरी बजाए करते हैं। चलिए मिलते हैं सौरभ वर्तक से, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने बांसुरी बजाना सीखा। नमस्कार सौरभ भाई। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी। अच्छा है आप यहाँ पे दोबारा मिलने के लिए आए हमारे से। हमारी खुश किस्मत है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। सेम हियर, सेम हियर। या सो आज हम लोग ना आपसे कुछ खास बातचीत करना चाहते हैं, हुँ, स्पेशली आपके ऊपर, ओके, कि आपकी लाइफ के ऊपर पे ओवरऑल डिफरेंट एरियाज को कवर करेंगे। श्योर। और शुरू करते हैं, अभी आप काम क्या करते हैं अभी आप फिलहाल? मैं एक प्रोफ़ेशनल फ्लूट प्लेयर हूँ। मैं इंडियन बैम्बू फ्लूट बजाता हूँ, जिसको हम बांसुरी के नाम से जाना जाता है। बांसुरी, वेणु, मुरली उसको कहिए। तो मैं एक फुल टाइम म्यूज़िशियन हूँ हम्म। और अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंसेस मेरा एक म्यूज़िक स्कूल है पूना बेस्ड, हम्म। जिसको मैंने नाम रखा है सौरभ्स फ्लूट एकेडमी, हम्म। जिसमें अराउंड 350 स्टूडेंट्स को मैं वाह। सिखा रहा हूँ। हम्म। और नॉट ओनली बेस्ड इन पुणे बट ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द ग्लोब। बहुत सारे बच्चे यूएस, यूरोप और बाकी भी एशियन कंट्रीज से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के सब ये एडवांस्ड सिस्टम्स की वजह से ये हो पा रहा है कि ऑनलाइन, जो या पहले के ज़माने में ऑप्शन नहीं था कि हम्म। इन पर्सन ही आना पड़ रहा था, तो इसके वजह से एक तरह से अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली मेरा परफॉर्मेंस देना ये मेन काम है, प्लस सिखाना, लाइक फ्लूट कोचिंग एज वेल एज फ्लूट परफॉर्मेंसेस, ये 2 मेन चीज़ें। और उसके अलावा मेरे कुछ रिकॉर्डिंग्स होते हैं कि जैसे किसी एड फ़िल्म है या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो इनको अगर फ्लूट प्लेबैक चाहिए या कोई हम्म। ट्रैक बना रहा है, तो हम्म। उसका स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी होते हैं। तो वो कभी-कभार होते रहते हैं, कभी बॉम्बे में, कभी पूना में। मेरा भी खुद का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, प्रोफ़ेशनल लेवल का, हम्म। विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, ऑडियो सिस्टम, साउंड प्रूफिंग, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, वहाँ पे भी कभी-कभी होता है। अरे वाह, वेरी गुड। हुँ, हुँ। 350 स्टूडेंट्स, दैट्स अ बिग नंबर, इजंट इट? राइट, राइट, तो राइट। आपको ये 350 स्टूडेंट्स का तक आने में आपको कितने साल लग गए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा साल नहीं लग गए। आई स्टार्टेड माय एकेडमी इन 2018। 18। हम्म। 2018 से पहले मैं सिखाता था, लेकिन मैंने ऑफिशियली पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं ओके। सौरभ स्टूड एकेडमी या मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था 2013 तक। हम्म। और साइमल्टेनियसली मेरे गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से मैं तालीम ले रहा था। तो तब मुझे खुद की प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए था, ओके। इसीलिए मैं ऑफिशियली अनाउंस करके नहीं मैं सिखाता था। जो भी गुरुजी कभी किसी को गुरुजी ने मुझे मेरा नाम रेकमेंड किया या कोई प्रोग्राम में किसी ने देखा और पूछा हम्म। कि आप सिखाओगे क्या, तभी ऐसे 4-5 लोगों को सिखाता था। लेकिन 2018 में मैंने ऐसे डिसाइड किया और मेरे गुरुजी से ऐसे ही बातचीत होते-होते गुरुजी ने मुझे एक बात बोली कि सौरभ, एक चीज़ याद रखो, हमारा फ्लूट का, बांसुरी का फैमिली जितना बढ़े लीप्स एंड बाउंड में, उतना हमारे लिए अच्छा है। हम्म। क्योंकि हर आदमी को तुम जिसको सिखाते हो, हर आदमी आगे जाके प्रोफेशनल म्यूजिशियन ना भी बने, हम्म। लेकिन वो एक अच्छा श्रोता बन सकता है ओह यस। और हमारी फैमिली ग्रो हो सकती है, क्योंकि हम ही राइट। नहीं ग्रो करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे कई सारे वाद्य हैं
जो धीरे-धीरे करके कम होते जा रहे हैं कि हुँ, ऐसे पूरे इंडिया में 1-2 आर्टिस्ट बचे हैं, क्योंकि सही तरीके से उन्होंने इसको एक्सपैंड नहीं किया। तो ये गुरुजी ने जब बात कही तो मैं सोचने लग गया कि नहीं, ये गुरुजी ने जो बात कही कि नहीं, आपको सिखाना है और किसी भी आदमी या किसी भी बुजुर्ग है, बच्चा है, औरत है, आदमी, कोई भी बोलता है मुझे फ्लूट सीखना है, तो ऐसा कभी सोचना नहीं है कि यार इसको सिखा के मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, इसने छोड़ दिया तो क्या? छोड़ दिया तो हुँ, छोड़ने दीजिए, लेकिन वो हुँ, अच्छा एक एटलीस्ट उसको एक बाँसुरी से मुलाकात होगी, भारतीय शास्त्रीय संगीत से एक पहचान होगी और वही जाके आगे हमारा एक श्रोता बन सकता है। तो यस। उस चीज़ की वजह से मैं इंस्पायर हो गया और मैंने डिसाइड किया कि 2018 से मैंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट किया कि मैं अकेडमी शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ना ही रिस्पॉन्स, लेकिन मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा सिखाना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा और यस। अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, और मैं मुझे ऐसे फीडबैक्स भी आते हैं कि आप कोई भी चीज़ इतना आसान करके बताते हो, तो ऐसे वो विदिन नो टाइम ऐसे मल्टीप्लाई होते गया। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हुँ, हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि 350 स्टूडेंट्स को सिखाते हो, तो आप रियाज़ का टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो? लेकिन ये पॉसिबल है। हुँ, हुँ, इवन हुँ, मैंने लॉकडाउन के वक़्त लोगों को मतलब सच नहीं लगेगा, लेकिन 80-80 स्टूडेंट्स का एक बैच लिया है ऑनलाइन और वो हुँ, भी सक्सेसफुली, और वॉव! सभी लोग हुँ, सैटिस्फाइड थे सिखाने से वॉव! और ऐसी चीज़ें। तो दैट्स ये पॉसिबल है। नहीं, आई मीन रियली इनक्रेडिबल हुँ, हुँ। जॉब, मैं ये कहूँगा। तो आपका एक तो है आप कॉन्सर्ट्स में जाते हो। जैसे अभी आप इधर अभी जर्मनी विज़िट कर रहे हो, कॉन्सर्ट आपके टूर तो में, बहुत सारे करेक्ट, कॉन्सर्ट करेक्ट, टूर्स हैं। करेक्ट, फिर दूसरा है आप रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में करते हैं, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट, तो और तीसरा है ये फ्लूट ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये 3 है। करेक्ट। तो इसमें आपके मेन जो अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो आपका जो डे का जो टाइम जाता हाँ, है, हाँ। सबसे ज़्यादा टाइम किसमें जाता है? सबसे ज़्यादा टाइम डिपेंड्स कि कभी मान लीजिए कि मंडे टू संडे अगर मेरा वीक पकड़ा, क्योंकि मैं हुँ, संडे सिर्फ आधा दिन छुट्टी लेता हूँ, हुँ, ऑल हुँ, 7 डेज़ वर्किंग लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, हुँ, तो ये मुझे वर्क लगता ही नहीं है। लगते हैं, ये क्योंकि आपकी रीज़न है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये रीज़न है कि मैं 365 डेज़ इसको करते रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए बजा रहा हूँ। तो मुझे ये क पॉइंट नोट करने वाली है कि ये आपका वर्क नहीं है, करेक्ट, ये मेरा पैशन ये है। आपका पैशन है। तो आपके ऊपर कोई ऐसा बोझ वैसा नहीं दिखता है। आपको लगता है कि आपके अंदर से ही आप चल रहे हो, मतलब यू आर सैटिस्फाइंग योर ओन नीड्स, करेक्ट, है ना? करेक्ट, 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 तो आप अपने लिए ही वो कर रहे हैं आप, करेक्ट, ऐसा है। करेक्ट। तो कभी-कभी ऐसे होता है कि आज अगर मान लीजिए आज मंडे है, तो कभी 6 घंटे अगर सेशंस है मेरे, 6 आवर्स, हर सेशन 1 घंटे का होता है, तो आज 6 आवर्स सेशंस है, तो हुँ, मेरा प्रैक्टिस अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 5 आवर्स होता है। आपकी खुद की प्रैक्टिस खुद अभी का भी, रियाज़, खुद इतना का सीख रियाज़। जाने के बाद में भी? हाँ, क्योंकि हाँ, रियाज़ ये चीज़ है कि जैसे हम डेली ऑफ़िस में काम करते हैं 8 से लेके 10 घंटे, बहुत लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन बोलिए या उनको आइडिया नहीं रहता है कि उनको लगता है कि जैसे इंजीनियरिंग में हमने 4 साल सीखा, हुँ, हुँ, तो हमें डिग्री मिलती है, लेकिन सच बताएँ तो उन 4 सालों में हमने जो सीखा है वो कुछ भी नहीं होता है। उसके यस। बाद हमारा हुँ, लर्निंग शुरू होता है। अभी मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे किसी ने पूछा उसके कोर कॉन्सेप्ट्स और ये मालूम होते हैं, लेकिन किसी ने इंडस्ट्री में काम करने के लिए बोला तब समझ में आएगा कि कुछ भी हुँ, नहीं आ रहा है। या और मतलब जितना सीखो, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। लेकिन ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट होने की वजह से इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, इसमें एक सर्टिफिकेट का महत्व है। हाँ, 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 हमारे शास्त्रीय संगीत में ऐसा है कि आप जितना करो, जितना डूबो, उसकी गहराई हम आप नाप नहीं सकते। हुँ, तो हुँ, हर रोज़ मुझे यही लगता है कि एक बर्निंग डिज़ायर टू बी बेटर देन यस्टरडे। यस। और मेरे गुरुजी की भी ऐसी हमें शिक्षा है कि गुरुजी आज भी बोलते हैं कि मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ और हमेशा अगर विद्यार्थी बन के रहेंगे, अगर वो एटीट्यूड रखेंगे, तो ही आगे बढ़ेंगे। जी। और वो आई एम श्योर कि सभी फील्ड्स में, आप मेडिकल फील्ड में हो हुँ, या हुँ, आर्किटेक्चर फील्ड में हो, हुँ, हुँ, तो ये शिक्षा हमेशा लेती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी चाहिए। तो जी। कभी-कभी मुझे ये भी लगता है कि मेरे पास टाइम, काश मैं टाइम खरीद पाऊँ थोड़ा-सा, तो मैं सिखा भी सकूँ और उतना हाँ, प्रैक्टिस। तो कभी-कभी मेरा 6 घंटा प्रैक्टिस होता है,
तो 5 घंटा क्लासेस होता है, कभी 8 घंटा भी प्रैक्टिस होता है मेरा, 8 साढ़े हम्म, 8 9 घंटे तक, तब मेरा 2 ही घंटे क्लास रहता है। हम्म। तो डिपेंड्स, तो लेकिन कुल मिला के मेरे हाथ में एवरी डे ऑल 7 डेज अराउंड 12 घंटे तो फ्लूट रहती ही जी, जी। रहती है। आज भी मैंने जैसे नोटिस किया आपके लगभग 4 से 5 घंटे 5 आपके घंटे क्लास है। क्लास से स्टूडेंट्स करेक्ट, के साथ में आपने करेक्ट। ऑनलाइन किया। और उसके बाद में भी देखा कि जैसे ही आपको मौका मिल जाए बातचीत करके या नाश्ता कुछ करके, जैसे ही मौका मिलता है आप अपने प्रैक्टिस सेशन में चले जाते हो। करेक्ट। और सच में बहुत बहुत बड़ी बात है ये। हर कोई ऐसा नहीं, हर कोई सोचता है अरे थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, लेकिन आपका क्या, आराम का मतलब है प्रैक्टिस करने चले जाना, राइट? बराबर है, सही। दिस इज रियली, आई मीन एवरीबॉडी शुड लर्न, सबको ये सीखना चाहिए इधर से चीजें। और दूसरी बात आपकी मैंने नोट किया, इंजीनियरिंग जब आप कर रहे थे, हम्म, मैं उस पे आऊंगा दोबारा, हम्म, हाँ, कि आपने इंजीनियरिंग किया, फुल फ्लेजेड डिग्री बराबर, ली, बराबर, फिर आप म्यूजिशियन साइड में आप जंप करके, बराबर है। लेकिन आपकी म्यूजिक स्टोरी पहले से चल रही थी। चल रही थी। आप वो थोड़ा बताएंगे, किड्स बचपन से लेके अभी राइट, तक का। राइट, राइट। तो मुझे म्यूजिक से पहले से ही लगाव था और इंक्लिनेशन भी था, जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने वो एक समझ गए थे कि इसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है और ये इसका इंक्लिनेशन बहुत ही अच्छा है म्यूजिक में। लेकिन हम्म, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, इसीलिए म्यूजिक में कभी फुल टाइम करियर करने के लिए कभी मेरे हमारे घर में चर्चा ही नहीं हुई। ओके। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि तुम्हें जो चाहिए वो सीखो, मेहनत करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखो, कोई भी आप आर्ट सीखो, शास्त्रीय संगीत में बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन म्यूज़िक में करियर बनाना, ये किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि किसी को जब जो चीज़ मालूम ही नहीं होती, हमेशा मेरे पापा भी कहते थे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी, पूना के भारत रत्न पंडित भीमसेन जी, ये एक ही है, वन एंड ओनली इन ट्रू सेंस, कि दूसरे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी नहीं बन नहीं सकते। बन सकते, ओके। लेकिन तो ऐसी बातचीत चलती थी कि हॉबी के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अच्छी तरह से शिक्षा लेनी है, अच्छी तरह से एक डिग्री होनी चाहिए। आप बाद में आप उस डिग्री का यूज करो या आप अलग कोई प्रोफेशन या फील्ड में जाओ, लेकिन अच्छी डिग्री लेनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं कि सीखना छोड़ना है क्या या डिग्री छोड़ना है। तो मुझे अच्छा सीखना भी था, एक डिसेंट सी डिग्री लाइक इंजीनियरिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिसेंट डिग्री, नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, अगर हाईली तो मास्टर्स पीएचडी। ओके। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तब मैं फ्लूट बजाने लग गया था। पहले पहले मेरी जर्नी हारमोनियम से शुरू हुई। मैं 12-13 साल हारमोनियम सीखा और हारमोनियम सीखते सीखते मुझे अचानक फ्लूट का शौक आ गया, गुरुजी के वजह से। अच्छा, हाँ, आपकी हमारे मुलाकात हुई उनसे? नहीं, हमारे पुराने घर में आईवा का डेक था, टेप डेक। ओके। आपको अभी तो ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ओके। लेकिन टेप डेक करके एक होता था, जैसे 3.1 सिस्टम जैसा। तो उसमें सीडी प्लेयर भी होता था, कैसेट प्लेयर भी होता था, एक ही डिवाइस में। तो हमारे वो टेप डेक के नीचे के ड्रॉअर में कुछ कैसेट्स पड़ी थी और धूल धूल खा रही थी क्योंकि ओके। घर में सुनते थे, लेकिन किसी को टेक्निकली इतना ज्यादा शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता था, मतलब सिर्फ कानसेन जैसे बोलते थे, टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन सुनने में अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर रोज वो कैसेट्स निकाल के हर रोज कोई 2 घंटे सुने, ऐसा भी नहीं था। तो मैंने एक बार एक कैसेट निकाली, उसमें गुरुजी का, पंडित हरिप्रसाद जी का फोटो था और उनका वो रिकॉर्डिंग था। और कोइंसिडेंटली मेरे क्लासरूम में ये बात है जब मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में था। ओके। 11th या 12th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने गुरुजी का फोटो देखा और मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे अचानक वो फोटो देख के याद आया कि हमारे 6th स्टैंडर्ड के क्लासरूम में 3 फोटोज लगाए थे। एक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, शहनाई वादक, फिर मेरे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और पंडित भीमसेन जोशी जी। तो ये ट्रेजर्स एंड जेम्स ऑफ इंडिया, ऐसे 3 फोटोज लगाए थे। तब मैं उन वो फोटोज की तरफ देखता रहता था। उस टाइम पे 6th स्टैंडर्ड में छोटा था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इनके फोटोज में क्यों देख रहा हूँ या क्या, मतलब पता नहीं, डेस्टिनी यही चाहती थी कि मैं वो खींच रहे फोटोज थे में आपको। खींच रही थी, हाँ।
तो मैं देखता था, फ्रैंकली स्पीकिंग उस मोमेंट पे 6th स्टैंडर्ड में ऐसे कुछ ख़यालात नहीं आया, सोचा भी नहीं कि इनके पास सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। हाँ। लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस या कॉन्शियस मेमोरी में था। उनका फ़ोटो देखा, तो जब मैंने कैसेट निकाली तब मैंने बोला कि अरे ये यही है। हुँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये इतने महान वादक है। राइट। तब तक इतना मालूम नहीं था इन डेप्थ में, मैं इनको फॉलो नहीं करता था। और आजकल ऐसा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा चल रहा है। हुँ, तो यूजुअली ऐसे हाँ। सामने रहता है आँखों हुँ, के सामने जो हुँ, ट्रेंडिंग चीज़ें। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मतलब एक ही 2 ही ऑप्शन थे, एक तो कैसेट या सीडी फॉर्म में उनको यस। सुनो, हुँ, देखो वीडियो, सीडी या ऑडियो में, या किसी लाइव प्रोग्राम में उनको सुनो। हुँ, तो मैंने वो कैसेट लगाई, और मैंने वो लगाने के बाद मैंने पापा को बोला कि मुझे एक हैंडी टेप रिकॉर्डर दीजिए कि जो मैं बेड साइड जाके हुँ। रख सकूं। तो सो दैट उसके बाद मैं हर दिन 365 डेज उनकी वही कैसेट सुनता रहा, जो राग हंसध्वनि और राग ओके। पूरिया कल्याण हुँ, वो था, हुँ, किसी लाइव कॉन्सर्ट का। हुँ, हुँ। तो वो 1 साल सुनने के बाद मैंने पापा को बोला कि मुझे सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव, हुँ, ये पूना नहीं, भारत का सबसे मशहूर और काफ़ी। प्रेस्टिजियस यस। म्यूजिक फेस्टिवल है, और उसमें मुझे जाना है। क्योंकि मैंने पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, कि इस साल पंडित जी आ रहे हैं बजाने के लिए। अरे वाह! और हुँ, पापा बोले कि अरे, मतलब काफ़ी महँगा टिकट होता है, तुम सच में बैठोगे क्या? 4 दिन, हर हुँ, रोज़ 6 घंटा होता है, तुम हुँ, सच में बैठने वाले हो तो हम टिकट निकालते हैं। तो किसी मेरे पापा के दोस्त ने बोला कि टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, कि हम आपको निमंत्रित भारतीय बैठक के पास होते हैं, जो खास आर्टिस्ट के सबसे नज़दीक हाँ। का चीफ पोज़ीशन गेस्ट होता में, है। हाँ। हाँ, जो भारतीय बैठक फॉर्म है, लेकिन लिटरली हम ऐसे 4 या 5 फीट की दूरी हुँ, से देख सकते हैं। हुँ, वो मुझे मिला, और वो वहाँ जाके मैं बैठा, पंडित जी को फर्स्ट टाइम देखा, और मैं इतना, मतलब लिटरली स्पेल बाउंड बाय हिज परफॉर्मेंस। हुँ। मैंने उस दिन घर में आके बोला कि मुझे अभी हारमोनियम छोड़नी नहीं है, लेकिन बांसुरी भी सीखनी है। ओके, तो आप पहले हारमोनियम सीखते थे, पहले अब हारमोनियम से बांसुरी पे ट्रांज़िशन बांसुरी हो रहा है। बांसुरी पे हुँ, ट्रांजिशन हो रहा है। ये है 11th की बात है। तो मैंने बोला, तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ले लो, लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म होने दो, हुँ, एग्जाम के बाद ले लेना। ठीक तो है। मुझे तो कुछ रहा नहीं गया, मैं बोला नहीं, प्लीज मुझे दीजिए। तो मैंने तब जाके मैंने 850 रुपए की फ्लूट लेके आया, हुँ, और फ्लूट लेके आया, मुझे कुछ मालूम नहीं था कैसे बजाना है क्या। हुँ। मैंने हाथ से दिखाया कि इतना इतना दे दो मुझे फ्लूट, क्योंकि मैंने आंखों में वो नाप लिया देख था लिया कि था आपने। कितना बड़ा है वो हाँ, फ्लूट। हाँ। और वो मेरा हथौड़ा सा ही गलत निकला, कि जो ई स्केल हम बोलते हैं, हुँ, उससे टेक्निकली एक आधे स्केल से ही मेरा अंदाजा गलत हुआ, ओके। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट हुँ, 90% हुँ, साइज हुँ, आंखों से करेक्ट नापा था। हुँ, तो मैंने घर में लाया वो फ्लूट, हुँ। और बजाने की कोशिश की, कुछ आवाज नहीं निकल रहा है। मैं तुरंत वैसे ही, जस्ट मुझे एक्टिवा होंडा का लाइसेंस मिला था, फिर से गया, हुँ, मैंने बोला यार आपने गलत दी है फ्लूट, खराब दी है। वो बोला आप फ्लूट सही है, आपको नहीं आ रही है हुँ, बजाने में। ओके। तो वहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, और हुँ, मेरी, जैसे हम बोलते हैं कि हंगर या हुँ, क्वेस्ट हुँ। टू नो अबाउट दिस नो अबाउट इंस्ट्रूमेंट, दिस। या हुँ, एक मतलब अट्रैक्शन की कैसा बजता हुआ। क्योंकि बांसुरी सबसे दिखने में साधारण इंस्ट्रूमेंट है, हुँ, कि एक बांस का टुकड़ा, और उसमें सिर्फ 6 होल्स है, हुँ, एक साइड में कॉर्क से बंद किया जाता है। इसके अलावा उसमें मैकेनिज्म एज सच कुछ भी नहीं होता। हुँ, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक गिटार्स आ गए, उसमें हुँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोग्रामिंग है, हुँ, हुँ। डिस्टॉर्शन पैड ये है। सब कुछ हाँ, हुँ, पियानो में भी ऐसा ही है कि आप यस। प्लग पॉइंट हुँ, डालो, बटन दबाओ, की आप दबाओ, उसमें कुछ नोट भी तो चेंज कर एक सकते हैं प्रकार, आप। हाँ, 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 हाँ। मतलब एक प्रकार के मशीन जैसे ही हुए, जिसमें हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हुँ, पूरा मतलब मैकेनिक्स है, हुँ, मैकेनिज्म है उसका। तो बांसुरी जैसा है कि पाइप है, पाइप से आप एंगल एडजस्ट, तो या जितना साधारण है उतना मुश्किल भी है। तो यस। तब हुँ, से मेरा ये हुँ। बांसुरी का स्ट्रगल शुरू हो गया। तो आप किनसे सीखना चाहते थे फिर? तो उस दिन मैंने एक भी चीज़, मैं वैसे नेचर से बहुत, मतलब एक चीज़ मैं ठान लेता हूँ तो वो मैं दिस इज़ गुड। करता ही हूँ। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं सीखूँगा तो पंडित जी से ही सीखूँगा, नहीं तो सीखना ओके, ही नहीं है, बाँसुरी ही करेक्ट। सीखना ही नहीं है। हाँ। कि उनसे अगर मौका नहीं मिला बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो फिर हारमोनियम से ही मैं खुश हूँ। हुँ, फिर बांसुरी सीखना ही नहीं, क्योंकि उनके जो बजाने की स्टाइल है, उनके बजाने का जो मिठास है,
घमंड है। और हम्म। आज ये फैक्ट है कि पूरी दुनिया उनको ही फॉलो करती है, यस। चाहे वो उनसे डायरेक्टली सीखे, डायरेक्टली शिष्य बन के सीखे, या इनडायरेक्टली। Indirect। ऐसे भी बहुत फ्लॉटिस्ट है जो अपने पिताजी से या किसी दूसरे गुरुओं से हम्म। सीखते हैं, लेकिन जैसे एकलव्य जैसे फॉलो करते हैं उनको। ओके। तो मुझे ऐसे ही था कि एक तो मैं एकलव्य जैसे फॉलो करूंगा, उन्होंने ना बोला तो, उन्होंने हाँ बोला तो आई वुड बी मोर देन बी हैप्पी, बेस्ट। लेकिन उनसे ही सीखना है, दूसरे किसी से नहीं। जी। और वो मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। कैसे हुआ वो, उसके बारे में? उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने काफी इंटरनेट या यहाँ वहाँ सर्च किया कि उनसे कैसे रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी। मेरे पिताजी को भी कोई आइडिया नहीं थी, माता जी को भी कोई आइडिया नहीं थी। तो मैंने ऐसे सोचा कि इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। तो ऐसा करते करते मैं एक दो लोगों के साथ जुड़ा। उन्होंने भी मुझे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मिसगाइड किया उनके बारे में, कि वो सिखाते नहीं है, ऐसे गलत बताया कि वो नहीं सिखाते हैं आजकल। तुम ऐसे सोच, पागल हो क्या ऐसे सोचने के लिए कि आप हरिप्रसाद जी से, आप तो कुछ भी नहीं हो, आपको बांसुरी पकड़ना भी नहीं आ रहा है, डायरेक्टली उनसे क्या, अब किसी से सीखो 5-10 साल बाद में सोचो। तो मैंने बोला अरे ऑलरेडी पंडित जी 75, मुझे अभी उनसे सीखना ही है। तो मैंने काफी 1-1.5 साल मैंने रुका, इन अ वे वेस्ट किया कि कोई मुझे उनसे कनेक्ट करवाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ये हर फील्ड में ऐसे होता है कि कोई आगे जा रहा है तो थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो थोड़ा पीछे खींचते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैंने फिर एक दिन ठान लिया कि नहीं, अभी मैं डायरेक्टली जाके मिलूंगा उनसे, वो मुझे ना बोलने दीजिए, तो फिर मैं मानूंगा कि अगर ओके। वो मुंह पे बोलते कि मैं नहीं सिखाऊंगा, तो ही मैं इसमें विश्वास रखूंगा। बीच में कोई भी आदमी नहीं चाहिए। तो बोल्ड स्टेप हाँ हाँ, लेने का टाइम आ गया। लेने का टाइम है। तो मैं गया डायरेक्टली उनका, अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा में गुरुकुल है जहाँ पे वो रहते हैं और सिखाते भी है। वहां गया तो उनके केयर टेकर ने दरवाजा खोला। मैंने बोला मुझे पंडित जी से सीखना है और मिलना है। वो बोले आपका नाम क्या है? मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे सौरभ वर्तक हूँ, पूना से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो अभी रॉटरडैम कॉन्जर्वेटरी में सिखाने के लिए गए हैं, आप 1.5 महीने बाद आ जाइए। वो 1 जुलाई को वापस लौटने वाले, आप याद से 1 जुलाई को आ जाइए, फिर वो ही बता सकते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा डेस्परेट होके पूछा कि वो सिखाएंगे क्या, कि वो क्या बोले। वो बोले मैं, केयरटेकर ने भी बहुत पोलाइटली मुझे जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बताता, उनके हाथ में होता है, उन्हीं से डायरेक्टली मिल के बात कर लो और देख लो वो क्या बोलते हैं। तो मैं 1.5 महीना लिटरली डेज काउंट कर रहा था कब होगा। तो 1 जुलाई आ गया, मैं बॉम्बे पहुंच पहुंच गया। गया। मेरी माता जी भी आई थी मेरे साथ। तो हम दोनों पहुंचे मुंबई वर्सोवा के गुरुकुल में, अंधेरी वेस्ट के। और उस दिन उनका बर्थडे था, 75th बर्थडे। और मुझे ये मालूम था कि उनका बर्थडे, हम बड़ा सा एक बुके लेके गए थे। और उस दिन बहुत सारे उनके शिष्यगण आए थे, जो पुराने शिष्य जो अभी फिलहाल नहीं सीख रहे, या कुछ विदेश से आए थे। और मतलब गुरुकुल में ऐसे त्योहार जैसा माहौल था। मेरे सामने ही मेरे लिए इतना वो बड़ी बात थी कि उनके पीए या केयरटेकर फोन दे रहे कि पंडित जी, लता जी का फोन आया है, लता दीदी। फिर पंडित शिव कुमार शर्मा जी का फोन आया है, गुलजार साहब का फोन आया है आपको विश करने के लिए, सुभाष घाई जी का फोन आ रहा है, अमिताभ जी का फोन आ रहा है। हम अब मेरे सामने, तो मुझे इतना मतलब लगा कि अरे यार, मैं सच में भगवान के ही घर में हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था उस दिन क्या होने वाला है, लेकिन बांसुरी सब लेके गया था, 1-2-3 दिन के कपड़े लेके गया था। तो उस दिन उनका सब सेलिब्रेशन हुआ। मैं तो पीछे ही कोने में खड़ा था, क्योंकि मैं एक अनजान आदमी था जो डायरेक्टली ऐसे ही घुसा था गुरुकुल में। तो वो सब हो गया सेलिब्रेशन। तो गुरुजी अचानक बोले अभी बस हो गया, बहुत हो गया ये सेलिब्रेशन, अभी चलो निकालो फ्लूट, बैठते हैं बजाने के लिए। वो उसी रात को मिडनाइट को बेल्जियम या रॉटरडैम, मतलब वहीं यूरोप से ही लौट रहे थे। 2-3 घंटे ही नींद हुई थी। लेकिन गुरुजी का एक नियम है कि वो अगर उनके वृंदावन गुरुकुल में है, चाहे उनकी नींद हुई हो नहीं हो, कोई त्योहार हो, बाहर दंगल हो रहे हो, वो अगर गुरुकुल में है तो क्लास जरूर होगा। बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो उन्होंने बोला कि चलो सब निकालो, अभी ये बस हो गया सब, बुके देना
निकालो सब लोग हम्म, फ्लूट। हम्म, तो आगे नॉर्मल टाइम से बाद में जब मुझे पता चला कि एक 15 10 12 लोग होते हैं सीखने के लिए, बाद में जब मैंने शुरू किया तब फर्स्ट दिन में उनका बर्थडे था, इसीलिए जैसे मैंने बोला काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे, हम्म, उनके पुराने भी स्टूडेंट। तो करीब करीब 30 35 स्टूडेंट्स थे, जो नॉर्मल केस में इतने ज्यादा नहीं रहते हैं एक हम्म, टाइम पे। हम्म, तो मैंने सोचा कि आज ही दिन है, आज ही मौका है कि मैं फ्लूट निकाल लिया हम्म, मैंने। और मैं बोलूंगा बैठूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मुझे उठाएंगे कि तुम कौन हो, निकल जाओ। हम्म, हम्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं हम्म, आशीर्वाद समझ के हम्म, निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। सही, तो मैंने फ्लूट निकाली, सबसे पीछे बैठा था, ताकि मतलब ऐसे थोड़ा मतलब मुझे भी ऑकवर्ड हो रहा था हम्म, क्योंकि कोई पहचान का नहीं है और मैं हम्म, ऐसे ही बिंदास बांसुरी लेके डायरेक्टली गुरुजी के सामने बैठा हूँ। हम्म, तो वो देख रहे थे मुझे, लेकिन वो इतने मतलब जितने महान कलाकार हैं उनके फील्ड में, उतने ही अच्छे डाउन टू अर्थ down to earth, हम्बल ग्राउंडेड इंसान भी है, मतलब एज अ पर्सन। क्योंकि बाद में मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, मैंने कई सारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे, उनका हाँ, एटीट्यूड देखा। चेंज हो जाता है, ईगो आ लेकिन जाता है। हाँ, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर लाइक बहुत ज्यादा ईगो रखते हैं, एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करते हैं, एक सेलिब्रिटी फिगर जैसे हम्म, पब्लिक फिगर ऐसा। लेकिन गुरुजी का ऐसा है कि जैसे कुछ किसी कुरियर वाले बॉय को ट्रीट करेंगे, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ बात हो रही है, हम्म, उनकी सभी अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ बात होती रहती है। कभी फिल्म के एक्टर अमिताभ बच्चन साहब से होती है, कभी गुलजार जी, कभी पोस्टमैन से होती है, तो कभी हम्म, होटल के वेटर से होती है, तो हम्म, प्रधानमंत्री से कभी होती है, चीफ मिनिस्टर से होती है बात। सभी को एक जैसा ही वो बात करते हैं, ग्रीट करते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते कि अरे ये पोस्टमैन है। कोई भी गुरुकुल में आएगा बोलेंगे, पोस्टमैन लेटर डालेगा, वो बोले कि अरे आप चाय पानी पी के जाइए, हम्म, हम्म, ऐसी उनकी आदत है। या पूछते हैं कि हम्म, खाना खाया, नाश्ता खाया। तो मुझे उनके इससे समझ में आया कि वो निकाल तो नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं गुस्सा हो सकते। वो मुझे देख रहे थे, 2 घंटा क्लास चला, और क्लास होने के बाद मैंने अटेंड किया, जितना आ रहा था उतना बजाया। हम्म, और अटेंड करने क्लास होने के बाद सभी लोग उठे, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। सभी लोग जाने के बाद मैंने लास्ट में आशीर्वाद लिया। मैंने बोला गुरुजी आपसे मुझे सीखना है बांसुरी। तो गुरुजी ने मुझे मेरा नाम भी नहीं पूछा, गुरुजी बोले बेटा आज थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, बहुत फोन आ रहे हैं, आप कल बात कर लेना मुझसे, एकदम पोलाइटली जवाब दिया। तो मैंने पूछा कि मैं गुरुजी आ सकता हूँ कल? बोले क्यों नहीं आ सकते, आ जाओ कल। हम्म, तो मैं इतना खुश हो गया। मैं दादर में मैं रहने के लिए गया, मेरी मासी रहती है। तो नेक्स्ट डे फिर से आ गया, फिर से क्लास हो गया, अटेंड किया। क्लास के बाद गुरुजी ने मुझे सेपरेटली लेके कुछ चीजें बजवाई कि ये बजा के दिखाओ, वो बजा के दिखाओ। हम्म, और उनको जब तसल्ली हो गई कि अरे यार ये सच में कुछ कर सकता है, या शायद पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, उनको ही पता होगा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, कल से आना शुरू हो जाओ। तो मेरा फर्स्ट जो सेशन, मतलब जैसे हम बोलते हैं चंक, तो वही 10 12 दिन लगातार मुझे पहले ही इसमें क्लास, जब जब मैंने सोचा था कि मुझे शायद वापस आना पड़े, तो पहले ही गो में मैं जो 2 दिन का सामान लेके गया था, मुझे 12 दिन में रह गया। गुरुकुल में 12 दिन आता रहा, और तब से लेके मेरी जर्नी आज तक शुरू ही है, बाय गॉड्स ग्रेस और गुरुजी की आशीर्वाद से। वाह। लेकिन देखिए, आप पुणे में रहते थे, पुणे से बॉम्बे अंधेरी, में अंधेरी, फिर वहां पे 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी आप 12 दिन आप कह रहे बराबर, हैं, वहां पे करना, फिर वापस आना, बैक टू वापस, योर स्कूल एंड बैक टू योर करेक्ट नॉर्मल लाइफ। करेक्ट, हर कोई ऐसा नहीं करता है, इतना नहीं बराबर करता है। बराबर। बाद में ऐसे भी मतलब बहुत बार मैंने किया है कि एक ही दिन के क्लास के लिए, मतलब 2 घंटे के क्लास के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई, क्योंकि पुणे टू मुंबई और मुंबई टू पुणे हम्म, ट्रैफिक आवर्स, और रेनी या सीजन में हम्म, ऑलमोस्ट 4 5 घंटा लग जाता है। लेकिन हम्म, मेरे लिए वो कुछ नहीं, गुरुजी का क्लास है वही काफी नहीं, है। ये जो आपका फोकस के कारण ही ये सब रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी। नहीं तो आधे से ज्यादा लोग, आधे भी नहीं, मैं तो 90% जनता पहली बात तो सोचती भी नहीं है हम्म, अपने गोल्स और इन सब के बारे में। वो लोग उस लेवल तक आने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और जो सोच भी लेते हैं तो फिर आधे से ज्यादा लोग ऐसे तकलीफों में ना, जो बराबर वर्ल्डली है, इश्यूज हैं उन सब में करेक्ट वो लोग फंस जाते हैं।
करेक्ट, और करेक्ट, फिर वो छोड़ देते हैं, किसी और करेक्ट, चीज में चले करेक्ट, जाते हैं, करेक्ट, डाइवर्ट हो जाते बराबर, बराबर, हैं। बढ़िया। सो ओके, तो आपने स्कूलिंग पुणे में की, करेक्ट, करेक्ट। 11th 12th आपने कहाँ पे पुणे करा? में की आबा साहेब गरवारे कॉलेज 11th 12th। अच्छा अच्छा, और हाँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पुणे विद्यार्थी गृह, जो पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। वहां राइट, से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। वेरी गुड। हाँ, तो आपने इंजीनियरिंग करने चले गए। इंजीनियरिंग करने का चॉइस किसका था? मेरा खुद का ही था, आपका मुझे ही था। बाय चॉइस ही इंजीनियर बनना था। हाँ, और मुझे बाय चॉइस मैंने शॉर्टलिस्ट भी किया था कि यूके से मुझे एमबीए करना था या एमएस, मतलब पापा एमएससी चाहते करना थे था। एमएस करना है, लेकिन मुझे एमबीए करना था। उसका एक रीजन है, वो जो कोर्स है नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में, वो 1 साल का ही था और एमएस 2 साल का होता है। मुझे वो 1 साल बांसुरी में देना था, तो मुझे शॉर्ट कोर्स करना था। ये उसका रीजन है कि नॉटिंघम में एमबीए करना था। लेकिन बाद में ऐसे मुझे मौके मिले इंजीनियरिंग के बाद कि 2-3 मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल गए कि उसमें मुझे एहसास हो गया कि नहीं, इसमें हो सकता है। थोड़े दिन के लिए ये एमएस या एमबीए का प्लान होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि मुझे 11th 12th से ही ऐसे लगने लगा था कि मुझे म्यूजिक में ही करना है, पूरी जिंदगी म्यूजिक को ही देनी है। लेकिन वो कैसे देनी है, वो मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। और जवाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने वो एक थोड़ा बैक बर्नर पे डाला था कि अभी सिर्फ इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं, एमबीए या एमएस करते हैं, देखते हैं साइमल्टेनियसली जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं, ये कैसे होता रहेगा। क्योंकि मेरे में पेशेंस बहुत है। मैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं सोचा कि कम टाइम में मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं कितना भी दिन रुकने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे अल्टीमेटली इसी में आना था। लेकिन कैसे आ जाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोग्राम्स कैसे मिलते हैं, रियाज कितने टाइम करना पड़ता है, कैसे ये रूट होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से मुलाकातें कैसी होती है, यस। माउथ पब्लिसिटी कैसी करनी है। क्योंकि इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो ट्रिकी है। आप खुद जाके खुद के मुंह से नहीं बोल सकते कि अरे मुझे बुलाओ बजाने के लिए। लोगों को आपको अप्रोच करना होता है। लेकिन ये भी है, चार दीवारों के बीच में अगर बैठ के अगर आप 24 भी घंटे रियाज किया, तो आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाएंगे। लेकिन लोगों को कैसे पता कैसे चलेगा पता कि नहीं। पूना में एक आदमी 24 घंटे रियाज करता है और बहुत एक्सपर्टीज या एक्सपर्ट लेवल पे बजाता है। जब तक आप लोगों को मिलोगे नहीं, किसी कॉन्सर्ट में जाके किसी से मुलाकात हो गई, कुछ नंबर्स एक्सचेंज हो गए, ऐसा करते करते। लेकिन तब मुझे इंजीनियरिंग के बाद 2-3 ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसमें मुझे ये एहसास हो गया कि ये एजुकेशन, एकेडमिक का एजुकेशन थोड़ा हॉल्ट करना चाहिए, म्यूजिक में फोकस करना चाहिए। अभी इंजीनियरिंग किया है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा जॉब लग सकता है इंजीनियरिंग के बीईएनटीसी के सर्टिफिकेट पे। तो मैंने वो थोड़ा होल्ड किया और म्यूजिक में फोकस। और ये सब गुरुजी का ही जर्नी मेरा शुरू हुआ। खोज जो थी वो गुरुजी की जर्नी शुरू हुई, सक्सेसफुल हो गई। फिर बाद में मैंने पीछे कभी मुड़ के देखा नहीं कि एकेडमिक्स में, मुझे म्यूजिक में ही करना था और वो मैंने शुरू किया। तो जब कभी आपको उस टाइम, उस दौड़ में हम्म। कभी डाउट्स आते थे, हाँ, तो कौन आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था डाउट्स इन द सेंस इसमें कुछ होगा या नहीं होगा इसके। उस चीज से? हाँ, दो सपोर्ट है, मेरी माँ और मेरी वाइफ। इन दोनों ने मुझ में भी विश्वास दिखाया। कभी ऐसे लगता था कि ऐसे भी कभी कभी इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए कि बहुत मैं रियाज करके मेहनत करके किसी प्रोग्राम के लिए मेहनत करके प्रोग्राम बजाया, और लोगों ने इतना ज्यादा, लोगों को उसकी टेस्ट नहीं थी या अप्रिशिएट नहीं किया, या उतना ज्यादा ये भी नहीं दिया। जैसे हम लोग एक अप्रिसिएशन अगर थोड़ा बहुत भी मिलता है, या रिस्पॉन्सिव ऑडियंस होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सीजन्ड ईयर्स। क्योंकि बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत में यही फर्क है कि बॉलीवुड में कोई भी लेमैन आके बैठ सकता है, एंजॉय कर सकता है। उसमें ना समझने वाली कोई बात होती नहीं कि किसी ने बॉलीवुड का 2 घंटे का परफॉर्मेंस सुना और उसमें कोई समझ में नहीं आया, ऐसी बात ही नहीं होती। लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसे बहुत बार हो सकता है कि किसी लेमैन को पकड़ के आप क्लासिकल महफिल में बिठाओ 2 घंटे, वो बोलेगा कि अरे सुनने में अच्छा लगा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं बहुत बोरिंग था। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ही
सुकून मिला, मेडिटेटिव यस लगा। यस क्योंकि क्लासिकल आर्ट नाम ही है उसका, एक क्लास, एक विशिष्ट क्लास ही उसको सुनता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज बनारस के, उनको किसी ने पूछा था कि अरे बॉलीवुड में इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आपके शास्त्रीय संगीत में इतना कम क्यों होता है सही फैन है। फॉलोइंग। तो उन्होंने एक जवाब दिया जो बहुत सुंदर था कि क्लासिकल म्यूजिक कैन बी कंपेयर्ड टू अ ज्वेलरी शॉप, सोनार की दुकान, और बॉलीवुड म्यूजिक कैन बी कंपेयर्ड टू सब्जी की मंडी, सब्जी मंडी। किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने का ये अटेम्प्ट नहीं है कि बॉलीवुड नीचे हमारा ऊपर है, ऐसा नहीं है। लेकिन सब्जी के मार्केट में रिक्शा वाला से लेके, मतलब लोअर मिडिल लेबर क्लास आदमी से लेके करोड़पति, बिलियनर, सब जाते हैं, हर रोज जाते हैं। लेकिन सोनार के पास, जिसको सोने की हीरे की परख है और जिसकी, उन्होंने एक जवाब दिया, जिसकी जेब गरम है वही सोनार के पास जाएगा। आप सोनार के पास फिश मार्केट या सब्जी मंडी जैसा भीड़ नहीं दिखेगा, चार ही लोग देखेंगे, लेकिन वो टेस्ट से क्वालिटी वाले खरीदेंगे, सोना चाहत से खरीदेंगे। उनके पास पैसा भी रहेगा और उनको उसकी कीमत भी रहेगी कि यार यार ये हीरा है, ये सोना है, उसकी क्या कीमत है। और सब्जी मंडी में करोड़ों हजारों लोग देखेंगे, लेकिन दोनों में ये फर्क है। तो क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड ईयर्स के लिए होता है, ट्रेंड ईयर्स के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन था कि कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि कभी मुझे ऐसे डिप्रेस्ड या ऐसे कभी लगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड कि अरे यार क्यों कर रहा हूँ, कभी बहुत बार ऐसे लगा कि मैं 8-8 10-10 घंटे बजा रहा हूँ, इज इट वर्थ इट। लोग सच में इतना, मतलब रिस्पॉन्सिव, कभी कभी रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव क्राउड नहीं होता है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या समझ में नहीं आता है उनको क्या करना है, या बातें करते रहते हैं प्रोग्राम के वक्त। क्योंकि उनको आदत रहती है कि बॉलीवुड के शोज के वक्त अक्सर ऐसे होता है कि लोग, आर्टिस्ट गाना गाते रहता है, लोग उनका खाना पीना, बातचीत ऐसे चलते रहता है। लेकिन क्लासिकल को ऐसे नहीं चलता है, क्लासिकल को ऐसे ध्यान देके कोई सुने तो ही, बजाने वाले को मजा आता है, सुनने वाले। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, तो मुझे लगा यार मैं इतने कष्ट कर रहा हूँ तो इसके लिए कर रहा हूँ क्या, कि लोग आगे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे, समोसा खा रहे, वड़ा पाव खा रहे। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ और मेरे माँ ने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं, ऐसा आप उसके सोचो ही मत, भूल जाओ उस दिन के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में भूल जाओ, आपका ये शुरू रखो। और मेरा भी खुद से यही है। लेकिन कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी लगता है कि अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद इतना सही मिल रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये सही राह पे हूँ या नहीं। लेकिन मैंने खुद को भी समझाया नेक्स्ट डे कि नहीं नहीं, ये भूल जाओ, आगे का शुरू करो। हमेशा गुरुजी को मैंने देखा है कि कुछ भी ना होते हुए आज इतना नाम कमाया है उन्होंने, जीरो से, लिटरली। तो मेरे आइडॉल्स यही है, पंडित भीमसेन जी, गुरुजी, यही सब लोग जो मतलब एक प्रकार से संगीत के भगवान है। उनकी भी स्ट्रगल स्टोरीज में इंटरव्यूज बहुत ज्यादा उनके सुनता रहता था, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। तो मैं आज भी कभी आजकल मुझे कभी नहीं लगता है, लेकिन जब मेरे स्ट्रगल पीरियड में लगता था कि अरे मैं सही कर रहा हूँ क्या, ये वर्थ इट है क्या, इतना टाइम दे रहा हूँ, ये सच में वर्थ इट है क्या, इससे कुछ होगा क्या, तो तब मैं उनके इंटरव्यू सुन के ये करता था, रिलेट कर, नहीं यार उन्होंने किया, उनको कोई नहीं था सपोर्ट करने, वो हुए, तो मैं क्यों नहीं कोशिश कर सकता, अटेम्प्ट कर सकता इसमें जाने की। नहीं, बात तो सही है। तो मतलब आपका डिसीजन एक टाइम पे हो गया कि अब इंजीनियरिंग छोड़ दो, बराबर। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद में आपका बिजनेस भी कुछ, आप हाँ, बोले थे कि हमारा बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड। बिजनेस है बैंक्वेट हॉल्स का, पुणे में बैंक्वेट हॉल्स है। और दूसरा भी एक बिजनेस जो मेरे बड़े भाई ने शुरू किया था, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का, जिसमें हम सीसीटीवी कैमराज, आईपी कैमराज, बैगेज स्कैनर्स, एक्सरे स्कैनर्स, बूम बैरियर्स और स्मोक डिटेक्टर्स, एक्सेस कंट्रोल, इसका सब इंटीग्रेशन का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर आईटी कंपनीज एज वेल एज रेसिडेंशियल, एजुकेशनल या मेडिकल हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
तो हम इसका पूरा सोल्यूशन डिजाइन करके दे रहे हैं कि कोई अपकमिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो वहाँ पे वीडियो डोर फोन्स लगने वाले हैं, एक्सेस कंट्रोल। तो ये भी मैं करता था, इसमें भी ज्वाइन किया, फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन किया, और इसका रियाज भी बहुत ज्यादा तगड़ा रियाज शुरू रखा। क्योंकि Okay. क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा है, क्लासिकल ही नहीं कोई भी म्यूजिक में ऐसा है कि जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, या इसमें मेन फर्क ये है कि डिग्री, वो जो कागज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसमें अगर अच्छे ग्रेड्स है, आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली कुछ भी ना आता हो, लेकिन उसमें अगर अच्छे ग्रेड्स है, किसी ना किसी कंपनी में एंट्री मिलेगी। ऐसा मतलब जॉबलेस बहुत कम लोग रहते हैं, कम पैसे वाला का ही सही, लेकिन जॉब कहीं ना कहीं मिल जाता है कि जी। आपके पास डिग्री है, आपने बीई कंप्लीट किया है, आपको जॉब मिलेगा, भले ही कम पैसे का, लेकिन मिलेगा। म्यूजिक में आइदर इट इज जीरो, नहीं तो बहुत ज्यादा, मतलब बीच में कुछ बीच में कुछ नहीं है कि एक ऐसा बेसिक लाइन ही, बेसिक एक कोई चीज ही नहीं है कि आप बांसुरी बजाते हैं तो आपको महीने का कम से कम इतना तो मिलेगा ही। सही बात। जैसा है कि बीकॉम, बीबीए, एमबीए, हर एक का एक लेवल है, थ्रेशोल्ड है कि इतना बेयर मिनिमम मिलेगा। कि कोई बीबीए सीखा है या बीकॉम सीखा है तो मिनिमम एक थ्रेशोल्ड है कि 15 to 25,000 पर मंथ के बीच में आज के जमाने में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2,000 मिल रहा है। लेकिन म्यूजिक में ऐसे हो सकता है कि आपको जीरो, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे भी हो सकता है। मतलब तो यहाँ पे इसीलिए सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कि जैसे इंजीनियर को हमारे, जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो एक बेसिक पैकेज महीने में 20 या 22,000 मिनिमम, ऐसा नहीं होता था 2,000 का पर मंथ पैकेज मिला कि इंजीनियर है तो एक बेसिक लेवल। तो म्यूजिक में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए एक स्टैंड बाय के लिए मैंने जो एग्जिस्टिंग है वो भी ज्वाइन किया और पैरेलली 3 चीजें की। और इन 3 चीजों में बहुत ज्यादा मेरा जगलिंग होता था, फिजिकल एग्जर्शन बहुत ज्यादा होता था कि फैमिली बिजनेस भी संभालो, ये सीसीटीवी का। तो एक पॉइंट ऐसा था कि मैं ऐसे ही सोफे पे मेरे यहाँ पे लैपटॉप पे कोटेशन बना रहा हूँ, फिर कोटेशन होने के बाद बांसुरी बजा रहा हूँ, बांसुरी का मोबाइल पे फोन आया, अरे कोई कस्टमर आया, उनको मेन्यू डिसाइड करना है, तो वो मेन्यू भी डिसाइड कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे केटरिंग का बात चल रहा है, सीसीटीवी का कोटेशन या बिल बना रहा हूँ, और बांसुरी के राग बजा रहा हूँ बांसुरी पे। नहीं, अच्छा हुआ फिर you decided फिर धीरे धीरे करके मेरा म्यूजिक में ये थोड़ा सा ये सेट होने लग गया, जैसे हम बोलते हैं कि पैर मजबूत होने लग गए। तो मैंने एक चीज कम की तीनों में से, सीसीटीवी वाला काम मैंने मेरे भाई को बताया कि अरे मैं आज से रिजाइन कर रहा हूँ, ये मैं कम करता हूँ, मैं मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है ये कि कोई भी चीज पे फोकस नहीं हो रहा है। और एक चीज है कि क्रिएटिव फील्ड होने की वजह से, बिजनेस हो या सीसीटीवी का मेरा काम हो, कितना भी आप कहें कि वो क्रिएटिव फील्ड नहीं है, उसमें रिपीटेटिव वर्क है कि जैसे किसी का इंक्वायरी आए, वही आपको सेम चीज जैसे टेप रिकॉर्डर जैसे बजानी है कि कितने रेट में क्या मिलेगा, या कोई मेन्यू के लिए आता है, तो वही एक रिपीटेटिव चीजें होती है। तो आप ऐसे है कि सोते सोते कर सकते हो कि बहुत फिजिकली थके हो, लेकिन कैसे भी करके निपटा सकते हो। आज कोई कस्टमर आया उसको जा, लेकिन म्यूजिक में ऐसा है कि अगर मैं बांसुरी ऐसे सोते सोते बजा रहा हूँ या कैसे नहीं भी आएगा। करके 2 घंटे निकाल रहा हूँ, तो उसका यूज कुछ नहीं है। और ये मुझे समझ में आने लग गया कि मुझे मन से बांसुरी रियाज करने का इच्छा है, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ या थका रहता, तो मुझे एक समझ में आया कि यार इसको सिर्फ फूकने से कोई फायदा नहीं है, इसको अगर फ्रेश दिमाग से क्रिएटिवली सोच के बजाय तो इसका कुछ यूज है रियाज का। तो इसीलिए मैंने एक बंद किया सीसीटीवी का। जैसे और मेरे पैर मजबूत होने लगे म्यूजिक में, वैसे मैंने हमारा जो बैंक्वेट हॉल का है उसमें भी रिजाइन कर दिया। और फाइनली ये शुरू हो गया 2018 से, मैं पूरी तरह मैं म्यूजिक में हूँ, और सक्सेसफुली बाय गॉड्स ग्रेस, गुरुजी की कृपा से अच्छा चल रहा है सब। और बढ़िया चल हो रहा है, होता रहेगा। तो अभी आप वर्ल्ड टूर करते हैं, बराबर है, और आपके स्टूडेंट्स भी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, करेक्ट। राइट? तो आपने स्ट्रगल्स के बारे में भी बताया, फिर आपने सपोर्ट के बारे में बताया कि गुरुजी, बराबर, फिर माँ, और और फिर वाइफ, आपकी वाइफ, हाँ, करेक्ट, ये आपके बिगेस्ट सपोर्टर रहे हैं, करेक्ट, हाँ। एंड प्लस ऑब्वियसली लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट और भी बराबर, मिलता रहता है, बट दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर। बराबर, बराबर। तो फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा बहुत कि आपकी फैमिली में फिर मतलब
और कौन-कौन है? हाँ, मेरे पापा 2011 में गुज़र गए। उसके बाद मेरी माँ है फैमिली में, हुँ, मेरे बड़े भाई और बड़े भाई की वाइफ़ और हुँ, उनकी बेटी, लेकिन वो अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारे घर में मेरी माँ रहती है मेरे हुँ, हुँ, पास, मैं, हुँ। मेरी वाइफ़ और मेरी 4 साल की बेटी। अच्छा, अच्छा, ऐसे हम अच्छा। 4 लोग हुँ, रहते हैं एक साथ। राइट, आप पूना में ही रहते हैं। पूना में ही रहते हैं। दैट करेक्ट। इज़ गुड, दैट इज़ गुड। ओके, सो आप अगले जैसे अभी अभी आप देख रहे हैं कि आपने आपने सीखना आपने बताया छोटे स्कूल से स्टार्ट किया, तो फिर 2018 से आपने अभी 5 साल हो गए। हाँ, 2013 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। 2013 से 18 तक मैं 3 चीज़ें करता था, 3 चीज़। बाँसुरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का बिज़नेस प्लस केटरिंग। हुँ, उसमें 2017 के 16-17 के आसपास मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस वाला बंद किया काम करना। हुँ, हुँ। 2018 से मैंने बैंक्वेट हॉल्स का बंद किया और अभी लास्ट 5-6 साल हो गए मैं पूरी तरह से फ्लूट में ही हूँ। तो मेरे मेन मेरा प्रोफ़ेशन या दिन का ये रहता है कि लोगों को सिखाना, परफॉर्मेंस हुँ, देना, रियाज़ करना, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग्स करना। करेक्ट, तो आपका दिन सवेरे 6 बजे से चालू हो जाता है? करेक्ट। मेरा 6 बजे से दिन चालू हो जाता है, तो रात को साढ़े 9 बजे तक। और जैसा मैंने कहा कि मैं किसी के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं हुँ, खुद के लिए बजा रहा हूँ। हुँ, कि हुँ, कभी-कभी ऐसे भी होता है कि प्रोग्राम्स हर महीने ही 10-10, 15-15 हो, ऐसे नहीं है। हुँ, कभी अभी जैसे पितृ पक्ष के दिन होते हैं कि हुँ, गणेश फेस्टिवल के बाद जो पितृ पक्ष के 15 दिन होते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स को ये हुँ। सब श्राद्ध और ये, तो उन दिनों में यूजुअली म्यूजिकल प्रोग्राम्स नहीं होते। तो हाँ, मेरा ऐसा है कि प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस नहीं, खुद के लिए करनी है। खुद प्रोग्राम पे हो हुँ, ना हो, किसी इंटरनेशनल टूर हो ना हो, हुँ, वो तो आते रहते हैं। लेकिन रियाज़ ये मेरा वे ऑफ लाइफ है, मेरा लाइफ़स्टाइल ही बना है। हुँ, जैसे हम रोज़ खाते हैं, ब्रश करते हैं, हुँ, सोते हैं, हुँ, वैसा रियाज़ होना ही चाहिए। तो होने चाहिए। ये हुँ, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं भगवान से भी मतलब मुझे ऐसा बनाने के लिए कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लकीली वही चीज़ मैं प्रोफ़ेशन में, मतलब जैसे पैशनप्रेन्योर हम बोलते हैं, यस, यस। हुँ, कि हुँ, पैशन कन्वर्टेड इनटू फुल टाइम प्रोफ़ेशन। और हुँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा भगवान ने बनाया और गुरुजी वेरी सभी नाइस। का आशीर्वाद से, कि मुझे जो मैं चाहता हूँ वही मैं प्रोफ़ेशन के लिए और खुद के लिए भी कर सकता हूँ। बहुत तो बड़ी बात इसीलिए कही आपने। दिन, मतलब अलार्म बजने के बाद मैं अलार्म स्विच ऑफ करके पहली चीज़ मैं बाँसुरी हाथ में उठाता हूँ। क्या बात है! क्योंकि ऐसा मुझे कभी फीलिंग नहीं आता है कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ हुँ, या ना चाहते हुए कर रहा हूँ। जी, 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 जी। तो अगर मैं आपके लाइफ़ को ऐसे में देखूँ 5 साल सीखने में, हुँ, हुँ। फिर 5 साल आपका अभी तक हो गया, जिसमें आप 350 स्टूडेंट्स एंड प्लस बराबर, अलग-अलग बहुत सारे आपने बराबर, बराबर। बड़े-बड़े प्रोग्राम्स कर लिए हैं, करेक्ट। कंसर्ट्स कर लिए हैं। अब अगले 5 साल में आपका क्या गोल है? अगले 5 साल में ऐसा ही है कि ये गोल अगले 5 नहीं, लाइफ टाइम का ये गोल रहेगा हुँ, कि मेरे बाँसुरी में हमेशा एक अच्छे डेवलपमेंट हो, अच्छा डेवलपमेंट हो हुँ, और दिन-ब-दिन मैच्योरिटी आए बजाने के लिए। हुँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ऐसा है कि मैच्योरिटी आने के लिए बहुत साल की मेहनत लगती है। हुँ, मतलब हुँ, एक थंब रूल है कि आप सीखना शुरू करने से 40 साल की तपश्चर्या लगती है मैच्योर्ड और सुरों में सिद्धि आने के लिए। पंडित हुँ, भीमसेन जी भी कहते थे कि जब तक सुरों में सिद्धि नहीं आती, हुँ, तब तक सुरों का असर नहीं होता। मतलब हुँ, सुर टेक्निकली नहीं बजाने हैं कि आपको, अगर आप फ्रीक्वेंसी एनालाइजर में देखेंगे, हुँ, ट्यूनर में देखेंगे तो टेक्निकली करेक्ट आ रहा है। करेक्ट तो 2-3 साल में आ जाता है सुर। लेकिन हुँ, सुरों में जो सिद्धि हम बोलते हैं, हुँ, तपश्चर्या के हुँ, बाद ही आती है। हुँ, तो अगले 5 साल का नहीं, लाइफ टाइम का गोल यही है कि बांसुरी में दिन ब दिन बेहतर होते जाना है और जो मिस्टेक्स कल तक कर रहा था वो रिफाइन करते जाना है और हुँ, हमें हमेशा स्टूडेंट बन के ही रहना है। जैसे गुरुजी का ही ये वर्ड्स है, हमेशा शिष्य बन के रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। सही तो बात। ये है। और दूसरी चीज ये है कि आगे 5 साल का अपने गोल, तो स्टूडेंट्स को सिखाना है, कभी भी किसी को ना नहीं बोलना है। जैसे हुँ, मैंने गुरुजी का जो एक गुरुजी ने बात कही वो मैंने पिकअप कर ली कि सौरभ, किसी को इग्नोर मत करो। हर आदमी हो, बुजुर्ग हो, हुँ, हुँ, बच्चा हो, औरत हो, सभी को
जिनको इच्छा है सीखने की उनको सिखाओ, जितने दिन उनको सीखना है सीखने दो। किसी ने कभी बोला कि नहीं मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, कि नाराज नहीं होना है, दूसरे बच्चे आते रहेंगे तो हमारी आर्ट, तो यही मेरा एक लाइफ टाइम के लिए गोल रहेगा कि हमारा आर्ट का प्रचार और प्रसार, और गुरुजी का नाम हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, जी ऊंचा रहना चाहिए। कि हमेशा, आज भी मैं यूरोप में ट्रैवल करता हूँ, मेरी फ्लूट की बैग देख के कोई लोग बोलते हैं कि अरे आर यू म्यूजिशियन, तो वो लोग दो ही नाम लेते हैं कि वी नो हरि प्रसाद चौरासिया उनके वेस्टर्न एक्सेंट में जी, ये बोलते जी, हैं, और जी। वी नो रविशंकर, भारत रत्न Yes. सितार प्लेयर पंडित रविशंकर। जी तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमारे गुरुजी को ऐसे लोग आते आते ट्रेन में भी कोई मिला तो पहचानते, तो उनका नाम हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और लोगों को मैं सिखाते रहूंगा। कभी कभी ये भी होता है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी होता है मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाना, उसके पीछे का एडमिन वर्क भी बहुत आता है, लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज डाउट्स भी बहुत आते हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे रियाज के लिए कम टाइम पड़ रहा है, लेकिन दोनों को कैसे भी करके मुझे बैलेंस करना ही है। बैलेंस करना है। तो आप फिर अपने एकेडमी के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मेरी एकेडमी पूना बेस्ड है, सिंहगढ़ रोड में, पुणे के सिंहगढ़ रोड में हिंगने खुर्द करके एरिया है। वहाँ पे मेरा खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और मल्टीपर्पज हॉल है, जिसमें मैं सिखा भी सकता हूँ, प्रोफेशनल लेवल का रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, नॉट ओनली ऑडियो बट वीडियो भी। अगर जैसे हमारा अभी ये पॉडकास्ट हो रहा, उसी सिमिलर प्रोफेशनल लेवल का ये भी रिकॉर्ड हो सकता है, लेग डेम्स हो सकते हैं। तो उस हॉल में मैं इन पर्सन भी क्लासेस लेता हूँ और ऑनलाइन भी लेता हूँ। वेरी नाइस। ओके। कुछ लोगों का अभी भी ऐसे मिसकॉन्सेप्शन बोलिए, या ऐसे एक सोच या समझ है कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं, आगे सामने आमने सामने आके बैठेंगे तो ही सीख पाएंगे। तो उनके लिए मेरा एक हमेशा एक मैसेज या जवाब रहता है कि बात सही है कि पर्सनल टच जब आता है तो अच्छी तरह से सीखा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो भी हॉबिस्ट है वो लोग 101% मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑनलाइन अच्छी तरह से सीख सकते हैं, परसू भी कर सकते हैं। जी और जिनको प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है, जैसे मुझे मुझे अगर किसी ने बोला कि आप ऑनलाइन बांसुरी का गुरुजी से ट्रेनिंग ले, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं जाके ही सीखूंगा, क्योंकि मैं हर रोज 10-12 घंटे इसी फील्ड में काम करता हूँ। तो मुझे छोटे छोटे न्यूएंसेस के बारे में जानना होता है, या वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो हॉबिस्ट है, ऐसे कई सारे आईपीएस ऑफिसर सीखते हैं, आर्मी के लोग सीखते हैं, आईटी प्रोफेशनल सीखते हैं, केटरिंग लाइन वाले सीखते हैं, टीचर, बच्चे, रिटायर्ड पीपल, लेकिन उनका ये एम अलग होता है, उनको खुद के आनंद के लिए सीखना होता है। तो अभी कोई अगर कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री से है, उनके यहाँ पे प्रोविजन नहीं है सीखने की इन पर्सन, या कभी कभी ऐसे होता है इन पर्सन ऑप्शंस अवेलेबल है लेकिन वो अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा है कि गुरु के साथ या टीचर के साथ, म्यूजिक सीखने वाले सिखाने वाले टीचर के साथ या गुरु के साथ अगर ट्यूनिंग हो जाए स्वभाव का, तो ही हम सीख सकते हैं। वो बहुत बार ऐसे ही होता है कि बहुत महान म्यूजिशियन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिखाने का उनमें कला नहीं है, क्योंकि सिखाना ये भी एक आर्ट है कि बहुत ऐसे विश्व विख्यात म्यूजिशियंस हैं जिनका एक भी शागिर्द नहीं है, क्योंकि उनका वो फोकस नहीं होता सिखाना, या उनको वो आर्ट नहीं होती है कि मैं बच्चों को सिखाऊं। ये हमारे गुरुजी एक ही है दुनिया में जिन्होंने सभी फील्ड्स में काम किया है, बॉलीवुड म्यूजिक में काम किया है, शास्त्रीय संगीत में तो वो महान है, जैज एल्बम्स में काम किया है, सिखाने शिष्य बनाने में काम किया है, तो वो एक ही है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों तरीके से सिखाता हूँ। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे ऑनलाइन का कुछ यूज नहीं है, तो मेरा उनसे यही बोलना होता है कि या सलाह होती है कि अगर आप प्रैक्टिस सही से करते हैं और उसमें डेडिकेशन दिखाते, तो आप टेलीफोन मतलब ऑडियो कॉल पे भी बांसुरी सकते हो, ये मेरा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और अगर किसी को डेडिकेशन से नहीं करना है और मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे घर में भी रहने आ जाओ और हर रोज 10 घंटे मेरे साथ बिताओ, तो आपको कभी भी एक भी सुर नहीं आएगा बांसुरी से। अगर तो लोगों को ऐसे लगता है कि सामने आके बैठा तो ही आता है, तो ऐसा नहीं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतने डेडिकेटेड है, फिनलैंड से हैं या पूना से भी है, जो आना जाना नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन सीख रहे हैं।
तो बहुत इफ़ेक्टिव टूल है आजकल। और मेरा ये भी उनसे कहना था कि करोड़ों के ट्रांज़ैक्शंस या बड़े-बड़े कंपनीज़ के काम अगर ऑनलाइन होते, हुँ। तो फ्लूट सीखना क्यों नहीं ऑनलाइन हो हुँ, हुँ, सकता? हुँ। कि ये हॉबी है, नहीं कि वो बड़े-बड़े लेवल पे आप मीटिंग्स कर सकते हैं। हुँ, प्राइम मिनिस्टर अगर चीफ मिनिस्टर के साथ प्रोडक्टिव मीटिंग कर सकते हुँ, हैं ऑनलाइन, हुँ, तो बाँसुरी ही तो सीखनी है। यहाँ ऐसा नहीं कि मिसाइल बनना मैं सिखा रहा हूँ कैसे मिसाइल बनाना है। नहीं बात तो तो सही है। ये दोनों बल्कि तरह मेरा से सन जो बराबर, मेरा बेटा भी आपसे ही सीखा करता था और उसका लेवल काफ़ी अच्छा आ गया था। वी बहुत वर अच्छा, वेरी, वेरी सैटिस्फाइड। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगता था और पूरा एक बार भी आपसे वो इन पर्सन तो सीखा नहीं। बराबर है, वो बिल्कुल, सिर्फ़ वो बिल्कुल, स्काइप के बिल्कुल। थ्रू ही करेक्ट, सीखा करता था करेक्ट। और अच्छा है मतलब सिखाने वाला और सीखने वाला, हुँ, हुँ। दोनों की जो तपस्या एक साथ में जब बराबर समय वेवलेंथ और वेवलेंथ मैच रेटिंग कर गई मैच हाँ, कर गई तो तो बहुत अच्छा होता सीख जाते हैं। है। बराबर है। नहीं तो फिर मुश्किल मुश्किल हो है। जाता है, मुश्किल हो जाता है। हुँ, हुँ, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बराबर है, बराबर। ये बहुत अच्छी बात है। Yeah, थैंक यू वेरी मच फॉर being here and thank you telling us so all these much things. for It's inviting me. always a pleasure to Pleasure. talk to you. Thanks a lot. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको सौरभ वर्तक से मुलाकात करके, उनके बारे में जान के, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग की तरफ, टेक्निकल, हाईली टेक्निकल, और उसके बाद में वहाँ से बांसुरी की तरफ में शिफ्ट किया और आज वो देश और विदेशों में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं और अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।